नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के 8वें सप्ताह के दूसरे व्याख्यान एवं समग्र संधि पाठ्यक्रम के व्याख्यान संख्या 40 लेक्चर नंबर 40 में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वह तुक आगम को लेकर के है। हमने इसके पूर्व के जो 2 व्याख्यान देखे उनमें हमने टित आगम को देखा था। धुट हो या जो पिछला ही हमने देखा मुट णुट या नुट हो अर्थात ngमुट आगम हो, यह दोनों जो आगम थे यह टित थे और टित होने के कारण यह आदि का यानी शुरू का अवयव बन रहे थे, शुरू में आकर अवयव बन जा रहे थे। ये विषय था। पर आज का जो विषय है वह तुक आगम है। तुक आगम में त शेष रहता है। उ की उपदेशे जननासिक इत के द्वारा इत संज्ञा एवं क की हलंत्यम द्वारा इत संज्ञा होकर फिर तस्सु लोप से इनका लोप हो जाता है, बचता है त। अर्थात तुक कित आगम है। और पुनः मैं यह आपसे आशा रखता हूं कि आद्यन्तौ टकितौ सूत्र को आपने पर्याप्त रूप से इससे पहले देखा होगा तथा वह आपकी स्मृति में होगा। आद्यन्तौ टकितौ सूत्र की सहायता से हमें यह ज्ञान होता है कि जो टित आगम है वह आदि का अवयव बनता है, यानी पहले आके बैठ जाता है, और जो कित आगम है वह अंत का अवयव बनता है, बाद में आकर बैठ जाता है। तो इसी कित आगम के प्रसंग के स्वरूप तुक को लेकर हम आज के व्याख्यान को संपूर्ण करेंगे। आज शी तुक, जिसके द्वारा तुक आगम का विधान हमें प्राप्त होता है लघु सिद्धांत कौमुदी के व्यंजन संधि प्रकरण में, उसको देखेंगे। इसके बाद संच शेते, संशेते है, संच शेते है, संच छेते है की सिद्धि देखेंगे। इसके बाद अभ्यास का भी प्रसंग देखेंगे और अंततो गत्वा यहाँ पर कित क्यों किया गया, अर्थात तुक जो है वह कित है, तो कित विधान क्यों हुआ यहाँ पर, इसके विषय पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। यह कित ग्रहण का जो प्रयोजन है यह संधि विषय के साथ ही साथ संधि में ही एवं व्याकरण में ही कुछ प्रौढ़ता लाने के लिए प्रसंग दिया गया है। अर्थात आज के पाठ्य विषय का जो अंतिम पाठ्य विषय होगा कित ग्रहण प्रयोजन, यह वास्तविकता में संधि के प्रसंग को या व्याकरण के प्रसंग को गंभीरता से समझने के लिए है। जैसा कि इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि यह जो पाठ्यक्रम है यह संधि के प्राथमिक ज्ञान के साथ ही साथ उनके लिए भी समान रूप से उपादेय है जो संधि के गूढ़ अध्ययन को या संधि के माध्यम से व्याकरण के गूढ़ विषयों को भी समझने का एक प्रयास करना चाहते हैं। अस्तु, तो शी तुक की व्याख्या के साथ ही साथ हम इसके द्वारा प्राप्त होने वाले जो प्रसंग हैं उन पर चर्चा करेंगे। शी तुक, इस शी तुक की व्याख्या के दौरान हमें अनुवर्तन के लिए जिन पदों की आवश्यकता पड़ती है यदि उन पर हम ध्यान दें तो हमें वहाँ पर एक वा अर्थात विकल्प का विधान प्राप्त हो जाता है। अर्थात यह जो शी तुक सूत्र है यह विकल्प विधान करने वाला सूत्र है, या यूँ कहा जाए कि इसका विधान विकल्प से होता है। यह श्रेयस्कर वाक्य होगा कहना। अर्थात शी तुक विकल्प से विधान करता है, अर्थात शी तुक के द्वारा जिस तुक आगम की प्राप्ति हमें होती है वह विकल्प से होती है। अर्थात विकल्प से होने के कारण यह जो शी तुक है इसका हम प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अर्थात तुक आगम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 2 रूप मिलेंगे। अर्थात आज जिस उदाहरण को हम देखेंगे उसमें हमें 2 रूप मिलेंगे शी तुक के कारण। किंतु एक मजेदार बात यह है कि इसी शी तुक के प्रसंग में हमें षष्ठोटी का प्रसंग भी प्राप्त हो जाता है और षष्ठोटी भी एक विकल्प सूत्र है, तो उसमें भी हमें 2 रूप मिल जाते हैं। अर्थात तुक आगम के 2 और षष्ठोटी के कारण छत्व होने के कारण 2, तो कुल मिलाकर 4 रूप बन जाते हैं। वस्तुतः इस प्रकार की सिद्धियां संधि में अत्यंत दुर्लभ है, जहां पर
एक संधि के सूत्र को पढ़ने के प्रसंग में हमें 4-4 उदाहरण प्राप्त हो जाएं और आमतौर पर इस प्रकार के जो सूत्र हैं और इन सूत्रों के द्वारा प्राप्त जो पद हैं उनकी सिद्धि भी समान रूप से प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण मानी और समझी जाती है। तो अब पर्याप्त भूमिका निर्वहन के द्वारा आप यह समझ गए होंगे कि शी तुक भले एकदम छोटा सा सूत्र हो, 2 शब्दों का शी तुक, किंतु यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है और इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण शब्दों की साधनिकाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। तो अलम विस्तरेण नियम को लेकर चलते हुए, विस्तार न करते हुए, अब शी तुक का अनुवर्तन के साथ जो अर्थ होगा उसे स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शी तुक, यह सूत्र क्या कहता है कि पदस्य न अर्थात पदांत न के बाद श रहने पर तुक आगम होता है। किसे? न को। इसी को इस तरह से यहां पर दिखाया गया है। और यह जो तुक आगम है यह वा अर्थात विकल्प से होता है। अर्थात तुक आगम जो प्राप्त हुआ हम उसे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। अब पुनः हम साइड पे ध्यान दें तो हम पाएंगे कि पदांत न के बाद अगर श आ जाए, अर्थात यहाँ पर 2 शर्तें हैं। एक पदांत न आना चाहिए, उसके बाद श आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हम कहते हैं सन और शंभु, तो यहाँ पर सन पदांत में न आ गया, इसका शंभु श आ गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब क्या होगा? अब इस न को तुक का आगम हो जाएगा क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो गई। तुक में शेष बचता है त अस्तु। तो ये जो तुक है ये कहाँ आएगा? तो न के अंत में, न का ये अंतावयव बनेगा, अर्थात अंत में आकर के बैठेगा। क्यों? आद्यंतौ टकितौ सूत्र के कारण, जिसका कि प्रसंग हमने व्याख्यान के प्रारंभ में ही किया है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि सन शंभु, यहाँ पर न पदांत न के बाद श, पदांत न के बाद श आ गया, तो यहाँ पर न को तुक आगम हो गया, न को तुक आगम हो गया। तो क्या होगा? सन तुक और शंभु, तुक में बचेगा त, तो बनेगा सन त शंभु। यह हो गया उदाहरण। और वस्तुतः हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में सन शंभु का उदाहरण ही प्राप्त है, किंतु मुझे विश्वास है कि अब तक व्याकरण का अध्ययन करते करते आपके अंदर स्वयं से सिद्धि एवं साधनिका करने का उत्साह होगा और इसीलिए सन शंभु की सिद्धि आप स्वयं करेंगे और हम दूसरे उदाहरण के द्वारा इस सूत्र की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सन शेते, सन शेते, यहाँ पे पदांत न आ गया, श आ गया, तालव्य श, तो उस न को तुक आगम हो जाएगा क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो गई। यहाँ देखिए दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो सन शेते बन गया। अब शी तुक के द्वारा इस पदांत नकार के पक्ष में तुकागम और आद्यंतो टकितो द्वारा अंतावयव के रूप में विद्यमान। इस विषय को हम चर्चा में पूर्व में ही कर चुके हैं। अस्तु, तो सन तुक शेते, तो इस सन तुक शेते में तुक जो है वो न के बाद आया कित होने के कारण। तो सन तुक शेते, सन तुक शेते में सन त शेते अनुबंध लोप, अर्थात तुक में त शेष रहता है क्योंकि उ और क की संज्ञा हो जाती है। अस्तु, सन त शेते। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो सन त शेते, यहां पर त और शेते में जो श है यहां पर च्युत्व संधि का प्रसंग आ जाता है।
जैसे त वर्ग के योग में श अथवा च वर्ग हो तो ये आपको स्मृति में होगा। तो यहां पर त है तो त बदल जाएगा च में, त है तो बदल जाएगा च में, तो सन त शेते सन च शेते बन जाएगा। अब पुनः देखिए यहां पर जो न है ये भी त वर्ग में आता है, और ये जो च आदेश हमने कर दिया तो ये भी श्रुत्व के प्रसंग में पुनः आ गया। तो सन च शेते, यहाँ पर न को य आदेश हो गया, न को य आदेश हो गया, न पंचम था तो य पंचम आ गया, तो सै च शेते बन गया। जोड़ दीजिए, सै च शेते वर्ण संहिता के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। यहां पर 2 बार श्रुत्व संधि का विधान हुआ है, सन त शंभु। इसको यहां पर बोलने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि आप अपने उत्तर पुस्तिका के साथ या आप अपनी कॉपी के साथ इसको साथ साथ सिद्ध करते रहेंगे, अतः इस विषय को बोलेंगे और आप इसको अपनी कॉपी में स्पष्ट करके समझने का प्रयास करेंगे। सन त शंभु, अब त और शंभु, त और श श्रुत्व संधि आ गई, फिर सन च शंभु। अब यहाँ पे सन का जो न है ये त वर्ग में आ गया, तो न और च यहां भी श्रुत्व संधि आ गई, तो सै च शंभु या सै च शेते, सै च शेते ऐसे रूप बन जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज का जो व्याख्यान है वह सूत्रों की या संधियों की पुनरावृत्ति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रुत्व संधि का विधान हमें यहां पर 2 बार दिख जाता है तुक आगम के प्रसंग में, तो सै च शेते रूप यहां पर सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से शेते के स्थान पर अगर शंभु का प्रयोग हम कर लेते हैं तो सै च शंभु बन जाएगा। पुनः मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपनी कॉपी के साथ बैठिए और सै च शेते के साथ साथ सै च शंभु की साधनिका को भी सिद्ध कर लीजिए। इसके बाद सै च शेते के बाद चूंकि यह तुक आगम विकल्प से था, तो अगर हम तुक आगम नहीं करते तो क्या होगा, इसके लिए स्लाइड पे ध्यान देंगे। सन शेते, यहां पर तुक आगम का अभाव है क्योंकि तुक आगम का प्रयोग हमने शी तुक यहां पर नहीं किया क्योंकि वो एक वैकल्पिक सूत्र है, तो तुक आगम नहीं किया। सन शेते जैसा था वैसा ही रहा, तो यहां पर सन शेते श्रुत्व संधि का विधान हो जाएगा, तो न को हो गया य, सै शेते, तो सै शेते वर्ण संहिता के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सै शेते अर्थात सै शेते और सै च शंभु या सै च शेते यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से अगर शंभु के साथ जोड़ें तो सै शंभु और सै च शंभु यह दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे। सन शेते को दे करके आपके लिए सै श शंभु और सै च शंभु बनाने की आशा, सै शेते को बता करके सै शंभु के साधनिका की आपसे आशा की जाती है। तो तुक आगम न होने पर और अधिक सरल हो गया, सन शंभु न को हो गया या श्रुत्व संधि के द्वारा, तो सै शंभु बन गया। अस्तु, व्याख्यान के प्रारंभ में ही हम लोगों ने बात की थी कि इस सूत्र के प्रसंग में 4 रूप बन जाते हैं, क्योंकि जैसे कि शीतुक एक विकल्प से विधान करने वाला सूत्र है, तो तुक आगम होने पर सै च शेते बन गया, तुक आगम न होने पर सै शेते बन गया। सीधे सीधे ऐसे प्रयोग हमको प्राप्त हो गया, तो 2 रूप बन गए। और चूंकि यह छोटी सूत्र की प्रवृत्ति भी इसमें आती है, इसीलिए उसके भी रूप यहां पर हमें मिल जाते हैं, जैसे कि आगे की स्लाइड के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर देखें, सन और शेते
यहां शी तुक के द्वारा तुक आगम हो गया, और चूंकि तुक कित है इसलिए न के बाद में अर्थात न के अंत का अवयव बन गया, तो न के अंत का अवयव बन करके सन तुक शेते, तुक में बचेगा त, तो सन त शेते। अब स्लाइड पे ध्यान केंद्रित करेंगे। सन तुक शेते अनुबंध लोप हो गया, सन त शेते। इसके बाद च्युत संधि त और शेते, तो त को हो गया च, सन च शेते। पुनः सन और च, यहां भी च्युत संधि आ गई, तो सै च शेते बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सै च और शेते, यह बन गया। इसका क्या है यहां पर, सै च शेते है। अब यहां पर देखिए षष्ठोटी सूत्र की प्रवृत्ति आ जाती है। षष्ठोटी क्या कहता है कि झय के बाद अगर श आ जाए, उसके बाद अगर अट आ जाए, अर्थात झय आ गया, श आ गया, अट इसमें बैठा हुआ है आ गया, शेते में जो ए है वो अट में आएगा, यानी तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो विकल्प से श को छ आदेश कर देंगे, तो क्या बनेगा, सै च छेते बन जाएगा। जोड़ दीजिए, शैच छेते बन जाएगा, वर्ण संहिता के द्वारा वर्ण सम्मिलन करके शैच छेते बन जाएगा। अर्थात यहां पर देखिए सै च शेते बना था, और चूंकि षष्ठोटी के द्वारा विकल्प से श को छ आदेश भी कर सकते हैं, तो यहां पर सै च छेते यह रूप भी बन जाएगा षष्ठोटी की प्रवृत्ति के कारण। पुनः देखिए अन्य उदाहरण। अब संशेते, जहां पर तुक का आगम नहीं करेंगे वहां क्या होगा, संशेते न के बाद श आ गया, तो यहां पर विश्चुत्व संधि हो जाएगी, और शुत्व होकर के न को यह हो गया, अर्थात तवर्ग को चवर्ग में बदलेंगे, तो चूंकि न था तो यहां पर यह हो गया, तो सै शेते बन गया। अब सै शेते बनने के बाद अब यहां पर देखिए पुनः सै शेते बनने के बाद सै शेते में झय है, श है, और श में जो ए है वो अट है, अर्थात तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर श को छ आदेश हो जाएगा विकल्प से, तो क्या बनेगा, सै छेते बन जाएगा। और चूंकि यह विकल्प से है इसलिए सै शेते यह रूप भी बनेगा, तो सै शेते और सै छेते यह रूप भी बनेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि तुक आगम के साथ अगर हम सिद्धि करते हैं तो सै शेते और सै शेते यह बनता है, और तुक आगम के बिना अगर हम संधि करते हैं तो सै शेते और सै छेते यह रूप बनता है। अर्थात कुल मिलाकर शी तुक के द्वारा हमारे पास 4 सिद्धियां हो जाती हैं, 2 शी तुक के साथ और 2 शी तुक के बिना भी, क्योंकि षष्ठोटी की प्रवृत्ति भी लग जाती है, यानी षष्ठोटी के द्वारा 2 और शी तुक के द्वारा 2, तो कुल मिलाकर हो गए 4। तो शी तुक एक ऐसा सूत्र है जो 4 सिद्धियों को करने में सहायता प्रदान करता है, इसीलिए यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसी के साथ अगला उदाहरण अभ्यास के लिए अगर हम देखें तो वस्तुतः व्याकरण को कठिन माना जाता है, किंतु यदि सिस्टेमैटिकली या क्रमबद्ध तरीके से यदि हम समझने का प्रयास करें तो व्याकरण अत्यंत रोचक हो जाता है। तो अब तक हमने जो समझा या जो सीखा उसी को अभ्यास के रूप में हम उसकी पुनरावृत्ति भी अभी इसी व्याख्यान में हम लोग, इसी कक्षा में हम लोग करेंगे। जैसे कि पूरी तरह से स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे, देखेंगे कि भवान शेते, अब यहाँ पे भवान शंभु भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर भवान शेते दिया हुआ है, भवान शेते, तो यहाँ पर शीतु की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो शीतु की प्रवृत्ति होकर के तुक आगम हो गया। तुक आगम किसको हुआ, न को हुआ, इसलिए न का अंतावयव यानी न के अंत में आके बैठा,
तो भवान तुक शेते, अनुबंध लोप होकर के भवान त शेते। अब यहाँ पे त वर्ग में आता है, शेते श में आ गया, तो यहाँ पे श्चुत्व संधि का प्रसंग आ जाएगा। तो श्चुत्व संधि का प्रसंग आके क्या होगा, त को च में बदल देंगे, यहीं त वर्ग च वर्ग में बदल जाता है। तो भवान च शेते ये हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पुनः देखिए भवान में जो न है ये भी त में आता है, और च तो च वर्ग है ही, यहाँ पर पुनः न को श्चुत्व संधि हो जाएगी। और चूंकि न अपने वर्ग का पंचम वर्ण है, इसीलिए यह भी अपने वर्ग का पंचम, अर्थात च वर्ग भी अपने वर्ग का पंचम यहाँ लेकर चला आएगा। तो भवान का हो गया, न का हो गया यहाँ, तो भवाएं च शेते। अब उसका वर्ण संहिता वर्ण सम्मेलन कर लीजिए, भवाएं च शेते बन जाएगा। और चूंकि यह विकल्प सूत्र है, इसलिए यहाँ पर अगर आप तुक आगम नहीं करते तो क्या होगा, भवान शेते, न को हो गया या, एकदम सरल, भवाएं शेते बन जाएगा, जिसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। भवान शेते तो न के बाद श, यही चीज़ जो यहाँ पर है, ये विषय यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कॉपी हो जाता है। भवान शेते, भवाएं शेते, अब वर्ण संहिता के द्वारा भवाएं शेते बन गया, अर्थात तुक आगम हुआ तो भवाएं च शेते, और तुक आगम नहीं हुआ तो भवाएं शेते बन गया। अर्थात तुक आगम होने पर और न होने पर दो रूप बन गए। अब यहाँ पर तुक आगम होने पर और उसके साथ षष्ठोटी सूत्र को लेने पर क्या होगा, भवान तुक शेते, पुनः वही स्थिति आ गई, न के अंत का अवयव बन गया तुक, तो भवान तुक शेते, तुक में बचा त, तो भवान त शेते। अब देखिए त के बाद श आ गया, यहाँ पर पुनः श्चुत्व संधि आ गई। यह सूत्र न केवल शी तुक को बताता है, अपितु श्चुत्व संधि का भी अच्छे से अभ्यास करवा देता है। त शेते, त को हो गया च, भवान च शेते, और फिर 1 2 यहाँ पर फिर से श्चुत्व आ जाएगा, तो भवाएं च शेते हो गया। अब यहाँ पर षष्ठोटी के द्वारा विकल्प से श को छ आदेश, श को छ आदेश हो जाएगा, तो भवाएं च छेते, भवाएं छेते बन गया। अर्थात षष्ठोटी की प्रवृत्ति के साथ यह जो सूत्र बना, यह बना तीसरा उदाहरण, भवाएं च छेते बन गया। अब इसके बाद षष्ठोटी लेकर के आएंगे पर तुक आगम हटा देंगे, तो क्या होगा, भवान और शेते, न को हो गया या, बना भवाएं शेते, फिर शक हो जाएगा छ। जैसे यहाँ पर देखिए भवान शेते, तवर्ग के बाद श आ गया, अर्थात इस तवर्ग का हो गया न, और न का हो गया च वर्ग, अर्थात या भवाएं शेते बन गया। और फिर षष्ठोटी के द्वारा श को छ हो गया, तो भवाएं छेते बन गया, तो बन गया भवाएं छेते। अर्थात यहाँ पर 4 रूप बन जाते हैं, भवाएं च छेते, भवाएं छेते, इस प्रकार से 4 रूप बन जाते हैं। अब इसी शेते की जगह शंभु लगा दीजिए, तो भवाएं शंभु, भवाएं च शंभु बन जाएगा। अर्थात इस प्रकार से 4 उदाहरण बनते हैं, 2 षष्ठोटी को लेकर के, और 2 ऐसी स्थितियां जहां पर तुक का आगम जो विकल्प से लेते हैं वैसी स्थिति को लेकर के। तो षष्ठोटी के 2 और तुक आगम के द्वारा भी 2, तो इस प्रकार से हमें 4 मिल जाते हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि भवान शेते का अगर हम संधि विग्रह करते हैं तो हमें कुल मिलाकर 4 रूप प्राप्त होते हैं, और ये बड़ा दुर्लभ है संधि इत्यादि के प्रसंग में कि जहां पर आपको 4 उदाहरण एक सूत्र के द्वारा प्राप्त हो जाएं। जैसे देखेंगे ध्यान से, भवान शेते का सर्वप्रथम तो हो गया भवाएं च शेते, फिर एक हो गया भवाएं शेते, फिर जहां पर षष्ठोटी के द्वारा छत्व कर देंगे वहां भवाएं च छेते,
भवान शेते। तो इस प्रकार से 4 रूप इसके सिद्ध होते हैं। अब आपसे यह आग्रह है कि भवान शेते के साथ ही साथ आप भवान शंभु का अभ्यास खुद से आज करें तथा इसके भी आप देखेंगे कि इसके भी 4 रूप हमें प्राप्त होंगे। अर्थात शी तुक के द्वारा इस प्रकार से हमें 4 विकल्प विधान प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो संधि का प्रसंग था वो प्राथमिक छात्रों के लिए पूर्ण होता है और जो प्रौढ़ छात्र हैं उनके लिए एक जिज्ञासा के साथ इस विषय में एक और अवगाहन करने की आवश्यकता हमें दिखती है और वो है कि तुक में कित ग्रहण क्यों किया गया, यानी अंत का अवयव क्यों बनाया गया। आदि का अवयव बनाते तो कोई दिक्कत थी क्या, अंत का अवयव क्यों बनाया गया। यद्यपि ये प्रश्न हर जगह उठेगा, आदि का अवयव बनता तो आदि का क्यों बनाया, अंत का क्यों नहीं बनाया, किंतु अंत में ये प्रसंग ज्यादा उठता है क्योंकि आपने उसको अंत में बैठाया इस आगम को। क्यों, क्या आवश्यकता थी, कित ग्रहण का क्या प्रयोजन है। तो इसी विषय को लेकर के अब हम स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो अब स्लाइड के द्वारा कित ग्रहण का जो प्रयोजन है उसे समझने का प्रयास करेंगे। शकार परे रहते नकार को कित आगम हो जाता है। मतलब अब यहां पर देखिए, शीतुक कह रहा था कि तुक आगम करेंगे, जैसे सन और शेते। तो तुक आगम कर दिया हमने, तो किसको किया, न को किया। न को करने से क्या हुआ, संतुक, संतुक। तो यहां पर शीतुक के द्वारा सन शेते, यहां पर क्या हुआ कि न के पश्चात श आ गया तो इस न को तुक का आगम हो गया। न को तुक का आगम होने से क्या हुआ, ये न जो है इसका अंत का अवयव बना तुक, अर्थात ये ग्रुप बन गया। अब यहां पर समझिए, सन और शेते यह 2 अलग अलग पद हैं। अब जो तुक आया वो सन के न को हुआ, अर्थात न के अंत में आया, अर्थात वो न के साथ बैठा। हम ऐसे ले सकते हैं, तो संतुक शेते बना। अब इसको समझिए उदाहरण के लिए, जैसे 3 मित्र हैं, 2 लोग बैठे हैं, तीसरा आके बैठा, जैसे समझ लीजिए राम है, रमेश है, सुरेश आया, तो सुरेश आके बैठेगा। अच्छा, तीनों समान मित्र हैं, किंतु स्वाभाविक तौर पर ऐसा होता है कि जहां पर अगर 3 दोस्त होते हैं तो किन्हीं 2 लोगों की घनिष्ठता आपस में ज्यादा होती है। अर्थात राम, रमेश और सुरेश ये तीनों मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, पक्के मित्र हैं एकदम। लेकिन रमेश और सुरेश की जो मित्रता है वो ज्यादा गंभीर है, वह ज्यादा गंभीर है, वो ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं या ज्यादा एक दूसरे को मानते हैं। ऐसा नहीं कि राम को नहीं मानते या राम इनको नहीं मानता, सभी को मानते हैं, किंतु रमेश और सुरेश में थोड़ा सा ज्यादा हमें दिख जाएगा। ये स्वाभाविक है, ये लोक का उदाहरण है। उसी प्रकार से सन शेते, यहां पे न को हमने तुक का आगम किया, कित था इसलिए न के बाद में आके बैठ गया। पर इससे लाभ क्या हुआ, लाभ ये हुआ कि जो तुक आगम हुआ वो न का अवयव हो गया, अर्थात सन का अवयव हो गया। यानी अब स्लाइड पे ध्यान से देखेंगे, सन प्लस शेते अगर हम ऐसे कर लें, 1 2 अगर ऐसे कर लें, तो सन प्लस तुक प्लस शेते। तो यहां पर क्या हुआ, ये सन प्लस तुक पूरा मिलाकर 1 हुआ और शेते हो गया 2। तो अब इसके बाद जो रूप मिलेगा हमें, संत और फिर शेते, तो ये हो जाएगा एक पद और शेते हो जाएगा दूसरा पद। अर्थात ये त है ये इसी का ग्रुप का हो गया, अर्थात संत ये एक पद हो गया और शेते दूसरा पद हो गया। तो उसका क्या लाभ है और इस पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए, भवान तुक शेते, तो तुक में त बचा। तो अब ये जो प्रसंग हुआ भवान और त, ये एक पद हो गया, शेते ये दूसरा पद हो गया। तो उससे क्या हुआ कि इसी न का यहाँ आदेश हो गया, फिर त को च आदेश हो गया, तो ये अभी भी एक ही पद है और शेते दूसरा पद है।
और ऐसा होने के कारण षष्ठ्योटी सूत्र क्या कहता है कि पदांता झय, पदांत में झय आना चाहिए, उसके बाद श आना चाहिए। तो ये जो च है ये पदांत हो गया और शेते और अट दोनों यहां पर प्राप्त हो गया। अर्थात अगर यहां पर तुक आगम नहीं होता तो पदांत झय हमें नहीं मिलता, और पदांत झय नहीं मिलता तो षष्ठ्योटी की प्रवृत्ति नहीं होती, और षष्ठ्योटी की प्रवृत्ति नहीं होती तो जो रूप हमको मिला भवाई च शेते, यह भी हमको प्राप्त नहीं होता। अर्थात एक रूप, एक शब्द की हानि हो जाती, और यह हानि ना हो इसीलिए कित ग्रहण प्रयोजन किया गया। अर्थात इसीलिए कित का ग्रहण किया गया। अर्थात सार रूप में यह है कि, पुनः समझिए सार रूप में, सार ये हुआ कि तुक आगम होने के कारण जो भवान तुक है, तो भवान त, भवान च, ये भवान च ये एक पद हो गया, और शेते ये दूसरा पद हो गया, और भवान च के कारण ये जो पदांत झय हमको मिला, फिर शेते में श और ए मिलकर के हमको षष्ठ्योटी की प्रवृत्ति मिल जाती है। तो षष्ठ्योटी की प्रवृत्ति हो पाए इसीलिए कित आगम यहां पर किया गया, जिससे कि अंत का अवयव या अंत में बैठ करके यह बने, जिससे कि षष्ठ्योटी की प्रवृत्ति के द्वारा एक नया रूप हमें प्राप्त हो सके। यह विषय प्रौढ़ है, किंतु यदि हमारी रुचि है व्याकरण में तो यह विषय हमें रुचिकर लगेगा। और यदि हम एकदम प्रारंभिक अवस्था में हैं और उसी को हम लेकर के अभी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके पूर्व ही कहा जा चुका है कि यह जो 4 रूप बनते हैं इनका अभ्यास हम अच्छे से कर लें तो हमारा कार्य परीक्षा इत्यादि के लिए सिद्ध हो जाएगा। और इसी के साथ आज का व्याख्यान यहाँ संपन्न होता है, एवं श्री तुक के साथ साथ षष्ठ्योटी के प्रसंग को भी आपने आज यहाँ पर समझा होगा। उसके साथ ही साथ कित ग्रहण का क्या प्रयोजन है इस पर भी आपने ध्यान दिया होगा। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।